पारस अज निमरा अहमद किस्त नंबर 12। फिरोजा माई ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। कमरा खाली था, अलबत्ता बालकनी का दरवाज़ा नीम हुआ नजर आता था। वो कदरे हिचकिचाई, चेहरे पर तजब्जुब और हिजान के आसार थे। फिर जी खड़ा करके अंदर चली आई। बालकनी में बिछी कुर्सियों में से एक पर पारस बैठी दूर पहाड़ों को देख रही थी, जिसकी आंखें ना कुछ तलाश कर रही थी, ना कहीं गुम थी। वो बस उदास थी। पारो, बात तो सुन। फिरोजा माई लहजे को खुश अखलाक बनाती साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। क्या बात है? पारस ने निगाहों का रुख फेरा और इसे संजीदगी से देखा। देख, मैं तेरी माँ हूँ, कोई हक है मेरा तुझ पर? हाँ, वो बहुत मान, बहुत इस्तेहकाक से आगे को होकर बैठी कहने लगी। पारस इसी तरह टेक लगाए सामने देखती रही। शाल के अंदर सीने पर लपेटे बाजू तक में जंबिश न की। इसी तरह मैं शकील की भी माँ हूँ, इसकी तकलीफ भी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम सिर्फ शकील की माँ हो अम्मी। देख, तू मुझसे नाराज है, जानती हूँ, मगर मैंने सारी जिंदगी तेरा बहुत ख्याल रखा है। क्या तुझे याद नहीं, मुझे कुछ भूला भी कब है? हर चीज़ याद है। वो तल्खी से मुस्कुराई। तो फिर ये बात भी याद होगी कि आज अगर तू इस होटल की मालिक है तो मेरी वजह से। फिरोजा माई के लहजे से खुश अखलाकी मफरूर होने लगी और इसकी जगह दबे दबे गुस्से और बेबसी ने ले ली। ये मैं थी जिसने इस बुड्ढे से तेरे लिए होटल लिखवाया था महल में। ये मैं थी जिसने तुझे आज इस मकाम तक पहुंचाया है। मेरे एहसान याद रख पारो। पारस ने इस मुस्कुराहट के साथ सर झटका। इसकी निगाहें दूर पहाड़ों पर जमी थी। सरसब्ज पहाड़ियां, इनके सिरों के गिर्द दायरे बनाए बादल, सुरमई आसमान, खूबसूरती दर खूबसूरती, फसू दर फसू, राज दर राज। इसने बीच में से मांग निकाल कर गर्दन के पीछे जूड़ा बांध रखा था। कानों में वही बालियां, सावली पुरकशिश रंगत पे छाया इस्तराब। वह सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। रिजवान हयात ने ना समझने वाली नजर इस पर डाली और फिर इसके साथ बहुत इस्तेहकाक से विराजमान करख्त चेहरे और सोने की टॉप्स वाली औरत पे, जिसने सर पे लिया दुपट्टा कानों के पीछे अड़स रखा था। मुझे याद पड़ता है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ बुलाया था मिस। पारस ने हरासा होकर लंबी पलकें उठाई। मेज के इस तरफ अपनी पावर सीट पर बैठे सवालिया नजरों से इसे देख रहे थे। ऑफिस में बाहर की ठंड के बरक्स हीटर की गर्माइश और आरामदेह माहौल था। बावजूद दर बोझ पारस की पलकें वापस गिर गईं। बड़े साहब, मैं खुद ही इसके साथ चली आई। काम था जी मुझे आपसे। अब कोई और तो इस पूरे होटल में मेरी बेटी की नहीं सुनता, सोचा आप ही से बात की जाए। आखिर में फिरोजा माई ने उदास सी आह भरी। रिजवान की आंखों में तशवीश उभरी। क्या कोई मसला है? होटल में कुछ हुआ है? उन्होंने फिर से पारस को देखते हुए सवाल किया। इसकी थोड़ी मजीद सीने से जा लगी। बहुत बड़ा मसला आ गया है जी। अब आपसे क्या छुपाना, बेटी मेरी तो कुछ बताएगी नहीं। मैं बताती हूँ। फिरोजा माई इजलत बताने लगी। मेरा बेटा शकील पारस का इकलौता भाई। सर झुकाए बैठी पारस की पेशानी पर बल पड़ा। बहुत मुश्किल में आ गया है जी। अरसा हुआ रोजी कमाने दुबई गया था, कर्जा लेकर टिकट का आसरा हुआ था। अब इतने बरस में कर्जे की सारी रकम जमा की कि इस आदमी को वापस करे। इसके घर के रास्ते में डाकुओं ने पिस्तौल तानकर सब छीन लिया। हम पर तो जी क़यामत टूट पड़ी। बरसों की मेहनत पाई पाई जोड़कर जमा की गई रकम सब कुछ बर्बाद हो गया। फिरोजा माई अब आंसुओं के साथ रोते हुए बार बार अपने नीले दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ कर रही थी। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? रिजवान हया संजीदगी से इसे देखते हुए बोले। गाहे बगाहे एक खामोश निगाह पारस पर भी डाल लेते। कराई है जी इसने, मगर ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता ना, इसे भी तो जख्मी कर गए हैं डाकू। अब वहाँ दियारे गैर में अकेला बीमार पड़ा है। फिरोजा माई को जब लगा कि वो हमदर्दी जुगाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई तो कहानी में एक सब्जेक्ट का इजाफा कर दिया। फिर पूरी उम्मीद नजरों से रिजवान साहब का चेहरा देखा। वो हनूर संजीदा थे। कितने पैसे थे? 5 लाख थे जी। इन्हें काम की बात पर आता देख कर बाकी मानदान से जल्दी जल्दी पहुँच कर कहने लगी। आपकी बड़ी नवाजिश होगी साहब अगर आप पावरों को अगले पूरे साल की तनख्वाह एडवांस और कुछ ऊपर कर्ज दे दें। बस 5 लाख चाहिए, बस हम सारा कर्ज उतार देंगे। डबल शिफ्ट करेगी पारो? ठीक है, मैं देखता हूँ। अब आप जा सकती हैं। फिरोजा माई का चेहरा खिल उठा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े साहब। वो जाने के लिए उठी। पारस भी साथ ही उठने लगी। आप नहीं, उन्होंने फ़कत इतना कहा। पारस ने निगाहें उठाकर इन्हें देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रहे थे। इसकी पलकें फिर गिर गईं और वो वापस बैठ गई। फिरोजा माई बिना परवाह किए बाहर जा चुकी थी। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। फिर वो सर झुकाए पर मुश्किल हिम्मत जमा करके बोली, सर आई एम सॉरी। वो ज़बरदस्ती साथ आ गई। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो मजीद नहीं बोल सकी।
हल्क में आंसुओं का फंदा पड़ गया। एहसास, तौहीन, बेबसी, कमज़ोरी, बहुत सी जंजीरें इसे जकड़े हुए थीं। मुझे खुशी है कि आपकी वालदा साथ आ गईं, वरना मैं तो कभी जान नहीं सकता था कि आप असल में कौन हैं। इसने निगाहें उठाईं। अल्फाज सख्त मगर लहजा इनका और चेहरा बहुत पुरसकून और नॉर्मल था। क्या वो वाकई आप थी जो कल लॉबी में सफाई के अमले को डिफेंड करते हुए कॉकरोचेस के बारे में इजहार ख्याल कर रही थी? मैंने अपने ऑफिस में आज जिस लड़की को बुलाया था, मुझे कहने दीजिए कि वो नहीं है। मुझे अफ़सोस है कि आपके मुतालिक मेरे सारे अंदाज़े गलत थे। वो हैरान थे, मुताज्जब थे, मगर गुस्से में नहीं थे। इनका पुरसकून अंदाज़ पारस के तने में असाब को मज़ीद टेंस कर गया। सर, जैसा कि मैंने कल कहा था, मुझे होटल जिस काम की तनख्वाह देता है, मैं कल वही कर रही थी। वो मेरा ड्यूटी टाइम था, मगर इस वक्त मेरा ड्यूटी टाइम नहीं है। अभी मैं अपनी जॉब नहीं कर रही। क्या इंसान की पूरी शख्सियत ड्यूटी टाइम खत्म होने के साथ ही बदल जाती है? इतनी ज़्यादा बदल जाती है? पारस ने गहरी सांस वाहिर को खारिज की। इसकी नदामत और खजालत अब मुदाफ़ियाना अंदाज में बदलने गई थी। फ़िरोज़ा माई जा चुकी थी और इसका एतमाद वापस आ रहा था। सर, ये मुनहसर है कि इंसान किन हालात से गुज़र रहा है। आप इसको मुनाफ़क़त का नाम देना चाह रहे हैं, शायद ठीक है, मगर मैं इस मजबूरी का नाम दूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये कमज़ोर और बेबस सा एटीट्यूड सिर्फ़ अपनी वालिदा की मौजूदगी में था, तो वो मुहतात अंदाज़ में बोले, तो मैं कहूँगी कि ये इरादतन नहीं, आदतन था। कुछ लोगों के सामने आप कभी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। ये अदब था या मोहब्बत, मजबूरी थी? इसने पहली बार कदरे एतमाद से सर उठाकर इनकी आंखों में देखा। ये मंतर बहुत दफ़ा दोहराया जा चुका है। टीन एज से अब एम्प्लॉयर तक, हर तीसरे चौथे महीने आप अपने किसी के सामने बेइज्जत होना, कर्जे के लिए हाथ फैलाना, मगर बहुत दफ़ा की दोहराई के बावजूद भी मुझे इस मंज़र की आदत नहीं पड़ सकी। ये हर दफ़ा इतना ही ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी होता है जितना कि पहली बार हुआ था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कर्जा मत दें। हो सके तो मुझे नौकरी से निकाल दें, मगर ये कर्जा मत दीजिएगा। समझें कि मेरी माँ आपके पास आई ही नहीं थी। रिजवान हयात ने खामोशी से इसे देखते हुए सर हिलाया। मैं जाऊँ सर? वो उठते हुए इजाज़त तलब कर रही थी। बीबी, आज खाने में क्या पकाना है? अफजल बाबा की आवाज़ पर माजी का फसूं, खूबसूरती और राज सब सरसब्ज पहाड़ों में बिखर गए। इसने धीरे से गर्दन मोड़कर चौखट में खड़े अफजल बाबा को देखा, जो जवाब के मुंतजिर थे। फ़िरोज़ा माई कब की जा चुकी थी। कुछ भी बना लें या फ़िरोज़ा बेगम से पूछ लें। जी, बहुत बेहतर, वो कहकर पलटने लगे। फिर जैसे रुके, चेहरे पर हिचकिचाहट डर आई। पारस बेटी, वो रुके। जी कहिए, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? पारस बगौर इसका अंदाज देख रही थी। जी नहीं, उन्होंने नफी में सर हिलाया, जैसे दुखी भी थे मगर मजबूर भी थे। बस बड़े साहब बहुत याद आते हैं। उन्होंने नम होती आंखें रगड़ी। पारस उदासी से मुस्कुरा दी। वो भूले कब की कब थे, कब हैं अफजल बाबा? मजीद कुछ कहे बगैर पलट गए। पारस की मुस्कुराहट सिमटी। इसने जरा तशवीश से इन्हें जाते देगा। कुछ था जो अफजल बाबा को परेशान कर रहा था।